गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो थकान होती है या जो फटीग होता है उसे हम सामान्यतः मान के चलते हैं कि मैंने काम ज्यादा किया इसलिए थक गया, आज मैं सो नहीं पाया प्रॉपरली इसलिए मैं थक गया, या मैंने ओवर एक्सर्शन कर दिया इसलिए मैं थक गया। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो फटीग है या जो लगातार रहने वाली थकान है वो कभी बीमारी का हिस्सा हो सकती है। जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है जो आपको समझने की जरूरत है। वो सब लोग जो ज्यादा काम करते हैं, रोज 12, 14, 18 घंटे काम करते हैं, एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो उनके सामने जीवन में कभी ना कभी आती है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और सुनिए। ना जहां तक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का नाम है वो बहुत सारे नाम से जाना जाता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, माइल्जिक एन्केफेलोमायोपैथी के नाम से जाना जाता है, इन क्रॉनिक फटीग डिसफंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बट बाय एंड लार्ज इसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से ही जाना जाता है। नाउ इट्स ए क्रॉनिक डिसऑर्डर, और इन द सेंस कि बहुत डेबिलिटेटिंग कंडीशन है, इन ज्यादा परेशान करती है। इन द सेंस कि आपको जो थकान है वो लगातार होगी और बहुत ज्यादा होगी। लगातार आपको एक कमजोरी या वीकनेस महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेमोरी गड़बड़ हो रही है और आपका कंसंट्रेशन पुअर हो रहा है। आपकी नींद गड़बड़ हो जाएगी। आपको लगेगा आपको लगातार मसल में पेन बने हुए हैं, और कोई भी ऐसा थकान है कि जो आपने 30 मिनट कोई भी एक्सरसाइज की और 24 घंटे के लिए थकान हो गई, तो वार्न हो जाइए कि कहीं आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तो नहीं है। नो, जहां तक काजेस का सवाल है कि क्यों होता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, साइंस अभी तक बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है। न तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट है कि जो डायग्नोज कर सके। इसको वास्तव में एक्सक्लूड करने के लिए दूसरे टेस्ट करने पड़ते हैं, और जहां तक रूल आउट करने के लिए का सवाल है तो दूसरे टेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नो, क्या ये अनकॉमन प्रॉब्लम है? ये अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, ये अंडर एस्टिमेटेड प्रॉब्लम है। अगर हम ध्यान से देखें कि इसका जो प्रेवलेंस है इन यूनाइटेड स्टेट्स, दैट अप्रोक्सीमेटली 8,000 to 2.5 मिलियन अमेरिकन वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से सफर करते हैं। ये कुछ तरह की प्रॉब्लम है। नो, जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है उसकी डायग्नोसिस कभी कभी बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए कि एक तो इसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, एंड इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी से देखें तो ये दो क्राइटेरिया हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। नंबर 1 इज द फटीग या थकान। अगर कोई भी ऐसी थकान है जो आपको लगता है कि 6 महीने या उससे ज्यादा से आपको परेशान कर रही है, तो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है। ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन जो इस तरह की जो प्रॉब्लम करती है उसको आपने एक्सक्लूड ऑलरेडी कर दिया है और 6 महीने का टाइम निकल गया, तो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की कैटेगरी में आएगा। एंड फटीग इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ है इसमें इंटरफेरेंस करती है। तो अगर हम क्राइटेरिया नंबर 1 को देखें तो फटीग इज द मोस्ट कॉमन रीजन जो 6 महीने से ज्यादा आपको होना चाहिए, और दूसरी आपने बीमारियां अलग कर ली हैं। नंबर 2, जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए। क्या आपको लगता है कि थकान के अलावा आपकी मेमोरी एंड आपका कंसंट्रेशन ये अफेक्टेड है? अगर ऐसा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि थकान के अलावा लगातार आपका जो गला है वो खराब रहता है, तो ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का सिम्टम हो सकता है। अगर आपको गले में टेंडर लिम्फ नोड्स हैं वो आपके क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के सिम्टम हो सकते हैं। आपको लगता है कि थकान के अलावा लगातार आपके जो मसल्स हैं उनमें पेन बना हुआ है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें दर्द है लेकिन ना तो उनमें लालामी है ना उसमें स्वेलिंग है, सिर्फ पेन है, ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की कैटेगरी में जाता है। आपको लगता है अचानक से आपको सिर दर्द होने लगे, ये बिल्कुल अलग ही टाइप के हैं, उनके कोई पैटर्न नहीं है, कभी तेज भी हो जाते हैं, तो जो न्यू ऑनसेट हेडेक्स होते हैं वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप सोते तो हैं लेकिन सो के उठने पर ऐसा लगता है कि रिफ्रेशिंग नहीं रहे या बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की
कैटेगरी में जाता है। और जैसा मैंने कहा कि एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज्यादा मेलिस रहता है फॉर 24 आवर्स, ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की कैटेगरी में जाएगा। बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स आते हैं जो मैंने आपके सामने रखे, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको पहचानने की जरूरत है क्योंकि ये ट्रीट होने वाली बीमारियां हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड कम काम करती है, इसे आप पहचानें, इसे ट्रीट कराएं, आपकी थकान खत्म हो जाएगी। अगर आपको OSA है यानी खर्राटे लेने की आदत है, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक कराएं, थकान नीचे आ जाएगी। अगर आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी है और उसको आपने डॉक्टर को दिखाया, आपने ट्रीट कराया, थकान धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं और आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप डाइट प्रॉपर करेंगे, आपकी जो थकान है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। बहुत सारे कैंसर्स हैं जो थकान लेके चलते हैं, तो इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं या जो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनमें कभी कभी इस तरह की जो थकान है वो आपको परेशान करती है, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो ट्रीट हो सकती हैं, जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर से महिलाओं में वो थकान लेके चलते हैं। कोई भी इंफेक्शन लो ग्रेड है, जैसे से फॉर एग्जांपल यूरिन में इंफेक्शन है, वो थकान लेके चलेगा। अगर आपका वजन ज्यादा है, थोड़ा सा ओबेसिटी है, BMI ज्यादा है, तो आपको लगातार थकान रखेगी। अगर आपको आदत है ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करने की, तो आपको थकान महसूस होगी। विटामिन डी समहाउ एक अगर डेफिशिएंसी है तो एक थकान है या फटीग है, इज वेरी कॉमन सिम्टम। तो इसलिए ये छोटे छोटे रीजंस हैं, लेकिन इनको पहचानने की जरूरत है, इनको शायद ट्रीट करने की जरूरत है ना। बहुत सारे सेकेंडरी सिम्टम्स आने लगते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में, जिन्हें पहचानिए। जैसे अभी इतने सिम्टम मैंने आपके सामने रखे, लेकिन कभी कभी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में और बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन आने लगता है या पेट में दर्द आने लगता है, बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक कैटेगरी का। कभी ऐसा लगता है कि आपको अल्कोहल इंटॉलरेंस होने लगा, कि पहले आप अल्कोहल एंजॉय करते थे, आप उसको पीते थे एंड यू यूज्ड टू लव इट, बट अब आप अल्कोहल लेते हैं तो कहीं सिर में दर्द हो जाता है, कहीं अनइजीनेस हो जाती है। तो अल्कोहल का अगर इंटॉलरेंस हो रहा है, यह भी एक वार्निंग साइन है कि कहीं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रहा है। अगर आपको बहुत ब्लोटिंग है, चेस्ट पेन हो रहा है या इरेगुलर हार्ट बीट है, वो भी कभी कभी सिम्टम होता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का। क्रॉनिक कफ इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स, चाहे वो डिजीनेस हो, चाहे डायरिया हो, चाहे कानों में दर्द हो, इस तरह के जो सिम्टम्स आने लगते हैं, ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में देखे गए हैं। नाउ अगर हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को ध्यान से देखें तो ये ज्यादा फीमेल्स में कॉमन है। ये यूजुअली 40-50 साल की उम्र के आसपास की महिलाओं को सबसे ज्यादा देखा जाता है, बट मेल्स में भी इसी एज ग्रुप के आसपास आता है। क्या इसका कोई जेनेटिक लिंक हो सकती है? साइंस अभी श्योर नहीं है, लेकिन इस बारे में एक ऑब्जर्वेशन है कि पॉसिबली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिस पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन एग्जैक्ट काज का जहां तक सवाल है इज नॉट नोन। साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारे इंफेक्शंस हैं जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम ला सकते हैं, बहुत सारे फिजिकल रीजंस हैं जिनके चलते क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम आता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो पैनिक रिएक्शन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे कंटिन्यूअस स्ट्रेस हो, वो आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में पुश कर सकती है। जेनेटिक, जैसा मैंने कहा, जेनेटिक लिंक अभी वर्कअप में है, अभी तक फाइनल नहीं है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, जो एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को लेके आते हैं। दे मे बी देयर। नाउ क्या कोई स्पेसिफिक टेस्ट है? कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आपको दूसरे जो बीमारियां हैं उनको रूल आउट करना पड़ता है। थायराइड कंडीशन सबसे पहले रूल आउट करिए, डायबिटीज उसको रूल आउट करिए। बहुत सारे जो कैंसर्स हैं वो अर्ली स्टेज में पिकअप करने की जरूरत है। अगर डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है, उसके चलते क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम आएगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नो, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? जहां तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का सवाल है, ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। वो उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी एंड आप सिम्टम मैनेज करेंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए,
तभी आपकी दवाइयां आपको हेल्प करेंगी। इन द सेंस कि आपको ओवर एक्सर्शन से बचने की जरूरत है, आपको अपना स्ट्रेस का लेवल है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, आपको अपनी जो डाइट है उसको मैनेज करने की जरूरत है, आपको जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है उनको लेने की जरूरत है, चाहे विटामिन डी हो, चाहे विटामिन बी हो, चाहे प्रोटीन्स हो, उनको आपको अप टू द मार्क करने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे ज्यादा हेल्प करती है तो दैट इज फिजियोथेरेपी। जो फिजियोथेरेपी आप कराएं, जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रिकवरी को देखें तो बाय एंड लार्ज ऐसा माना जाता है कि अलग अलग लोगों में रिकवरी अलग अलग होती है, बट ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि रिकवर होती है, लेकिन इसके बार बार रिलैप्स होने के चांसेस हैं अगर आप इसका रीजन नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके बार बार पलटने की संभावना है। तो जो एक थकान होती है जो आप सामान्य मान के चलते हैं, मैं मान के चलता हूं कि ये सामान्य हो सकती है, लेकिन कभी कभी एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम का सिम्टम होता है। तो अगर आप उस तरह की लाइफस्टाइल में हैं कि आप कम सोते हैं, आप बहुत लंबे समय काम करते हैं, आप एक्सर्शन ज्यादा करते हैं, यानी आपको लगता है कि आप थकान परसिस्ट करती है, तो आपको उसके क्राइटेरिया को समझने की जरूरत है कि कहीं ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम तो नहीं है। और अगर क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है तो आप इन्वेस्टिगेट कराइए, इन उसे प्रॉपर ट्रीट कराइए, तो उससे आपकी जो बॉडी है उसको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।